कल हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे भी अदर लीगल एस्पेक्ट्स, उसी में आपका एक टॉपिक है एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। मानी कंपनी लॉ के लिए जो कोर्ट बनाई जाती हैं उसके रिगार्डिंग टॉपिक आपका बना हुआ है। ये क्वेश्चन आपका नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल वुड ए स्पेशलाइज्ड बॉडी डीलिंग विद द कंपनी मैटर्स एंड शेल एक्सरसाइज पावर्स एंड ड्यूटीज कंपनी लॉ बोर्ड। कंपनी लॉ बोर्ड ने एक ट्रिब्यूनल बना के रखी हुई है जो कंपनी मैटर्स के लिए ही डील करती है। मान लीजिए कंपनी में किसी प्रकार के कोई झगड़े हुए हैं, कोई शेयर होल्डर के आपस में राइट्स खत्म हुए हैं या शेयर होल्डर केस लगाना चाहते हैं, कंपनी के लिए जो भी मैटर्स कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं, जो कोर्ट में जाके केस लग जाते हैं, उसको स्पेशल डील करने के लिए एनसीएलटी बनी हुई है। प्लस कंपनी लॉ बोर्ड ने ही इसके लिए जो बंदे हायर करने होते हैं वो कंपनी लॉ बोर्ड के अकॉर्डिंग इसके रूल्स एंड रेगुलेशन बने हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मेट ऑफ ऑर्डर और डायरेक्शन और रूल। एवरी रूल, डायरेक्शन, ऑर्डर, समन, वारंट, अदर मैंडेटरी प्रोसेस शैल बी इशूड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट एंड शैल बी साइंड बाय द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। कोई भी आपका समन पास हो रहा है, कोई भी रूल पास हो रहा है, हमेशा प्रेसिडेंट के नेम के अकॉर्डिंग ही पास होते हैं और रजिस्ट्रार को गवर्नर ऑफ कंपनी या फिर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी बोलते हैं, उनके साइन के साथ ही चलते हैं। क्योंकि जब भी कोई काम होता है तो हम लोग रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास ही जाते हैं। कोई भी केस लगाना है तब भी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास जाएंगे, मीन्स एक्चुअल में गवर्नर होता है। उसके बाद आता है कि ऑफिशियल सील ऑफ द ट्रिब्यूनल। जो भी ये कोर्ट बनी होगी उसकी एक स्पेशल ऑफिशियल स्टैंप भी होती है। जब भी कोई केस लगेगा, जब नया रूल पास होगा या नई डायरेक्शंस बनेंगी तो ऑफिशियल सील के मीन्स ऑफिशियल स्टैंप के साथ ही पास होते हैं। उसके ऊपर साइन प्रेसिडेंट, अदरवाइज रिप्रेजेंटेटिव पर्सन गवर्नर जो होगा या रजिस्ट्रार होगा उसके साइन साथ में होते हैं। कस्टडी ऑफ द रिकॉर्ड्स, रजिस्ट्रार के पास ये चार्ज होता है कि जो भी रिकॉर्ड्स पास मीन्स नए रूल पास हो रहे हैं, डायरेक्शंस बन रही हैं, रजिस्ट्रार के पास हमेशा इसकी कस्टडियंस होती हैं। आप देखेंगे कभी भी किसी गवर्नर के पास या फिर हम देखते हैं किसी अच्छे पर्सन के पास जाएंगे, चाहे ऑडिटर के पास चले जाओ या लॉयर के पास चले जाओ, उनके पास बुक्स बहुत बड़ी होती हैं, स्पेशल अलमीरा बनी होती हैं, उनके पास वो 26 चीज़ों का रिकॉर्ड होता है कि टाइम टू टाइम नए रूल पास होते हैं। तो एनसीएलटी में ये भी क्लियर हो जाता है कि रजिस्ट्रार के पास एक कस्टडियन रखने का हक होता है कि जिन्हें रूल पास हो गए उनकी कॉपीज या फिर हार्ड कॉपी उसके पास ऑलवेज अवेलेबल होंगी। सिटिंग ऑफ द ट्रिब्यूनल, जो ये ट्रिब्यूनल बैठती है मीन्स जो ये कोर्ट बनती है, अगर ये ट्रिब्यूनल में जो पर्सन बैठते होंगे हमेशा एक तो वर्किंग डेज में ही होते हैं। सुबह 9 बजे से लेके दोपहर में 2 बजे तक का इनका टाइम होता है। अगर किसी प्रकार के रूल पास हुए हैं या किसी कोई केस लगा है या किसी सम्मन पास हुए हैं, उन सभी चीजों की सुनवाई इतने टाइम में ही होती है। कभी भी स्पेशल हॉलीडे और पब्लिक हॉलीडे में भी ट्रिब्यूनल कभी भी नहीं चलती हैं। उसके बाद वर्किंग आवर्स टाइम वही हो गया, सुबह 9 से 2 बजे, ना फिर टाइमिंग कई बार चेंज भी होता है, 9:30 से 6 बजे तक का टाइम भी होता है अगर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिक्वायरमेंट हो तो। फिर है इनहेरेंट पावर्स, जो भी ये सारी पावर्स निकल के आते हैं ट्रिब्यूनल्स में, मोस्टली ये सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही हायर की जाती है। कई बार प्रेसिडेंट हमने हायर करना है या फिर नेशनल ट्रिब्यूनल का कोई जज हमने हायर करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही इसको हायर करती है। आगे दिया भी आपके पास अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द मेंबर्स। अपॉइंटमेंट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ही उनको हायर करेगी, किसी भी मेंबर को या फिर एनसीएलटी ट्रिब्यूनल में जो जज पर्सन है या प्रेसिडेंट है या गवर्नर कोई पर्सन है, इन सब चीजों पर्सन को हायर करने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ही करती है। ये पर्सन जब भी हायर किए जाएंगे कम से कम 5 साल के लिए हायर किए जाते हैं, बाद में इनको रोटेशन बेस पे आगे बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज 5 साल बाद इनकी रिटायरमेंट होती ही होती। जब भी किसी पर्सन को हायर किया जाएगा, इनमें क्वालिफिकेशन में चलते हैं क्योंकि ये पॉइंट्स आगे दोबारा आगे ही आ रहे हैं। क्वालिफिकेशन अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड मेंबर्स, जो पर्सन प्रेसिडेंट बनेंगे या फिर मेंबर बनेंगे एनसीएलटी में, इनकी क्वालिफिकेशन क्या है। सबसे पहले तो कहता है कोई भी पर्सन बन सकता है जो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में जज रहा होगा, वो एनसीएलटी में पर्सन अपॉइंट हो सकता है, उसकी क्वालिफिकेशन है। अदरवाइज अगर कोई पर्सन डिस्ट्रिक्ट जज रहा हो 5 साल के लिए, में से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बनी होते हैं जैसे पंजाब एंड चंडीगढ़ की, हमारे चंडीगढ़ हरियाणा कोर्ट बनी हुई है, तो अगर इसमें कोई पर्सन 5 साल के लिए जज रहा है उसके बाद उनका जज नहीं है तो आज के टाइम में एनसीएलटी में मीन्स प्रेसिडेंट या गवर्नर बन सकता है। अदरवाइज कोई पर्सन 10 साल के लिए वकील बन के रहा हो, लॉयर बन के रहा हो, तो वो पर्सन भी हायर हो सकता है एनसीएलटी में 5 साल के लिए, प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर बेस पे। क्वालिफिकेशन बेस पे बताया क्वालिफिकेशन अपॉइंटमेंट ऑफ टेक्निकल मेंबर, इसी में कुछ टेक्निकल मेंबर भी हायर किए जाते हैं। जैसे हमने प्रेसिडेंट की बात की, उसके बाद कुछ टेक्निकल पर्सन भी अगर हायर करने हैं तो कोई भी पर्सन जो 15 साल के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हो, पोस्ट अकाउंटेंट रहा हो या फिर फाइनेंस अकाउंटेंट या फिर जब कंपनी सेक्रेटरी रहा हो 15 साल के लिए, उस पर्सन को टेक्निकल बेस पे भी हायर कर लिया जाता है। क्योंकि कुछ मैटर्स ऐसे भी होते हैं जो हमें कोस्ट अकाउंट के अकॉर्डिंग या फिर फाइनेंशियल अकाउंट के अकॉर्डिंग रूल्स समझने होते हैं, जिस बेस पे वो
कोई भी हल निकालना है तो असिस्टेंट बेस पे जो पर्सन हायर किए जाएंगे जिनके पास 15 साल का एक्सपीरियंस होगा अपने काम में, चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर कोस्ट अकाउंटेंट, वो पर्सन इसमें ऐड हो सकती है। फिर आते हैं प्रेसिडेंट एंड मेंबर्स का टर्म ऑफ ऑफिस। जब भी ये पर्सन हायर किए जाएंगे 5 साल के लिए हायर किए जाते हैं। अगर रोटेशन बेस पे करना होगा तो अनदर 5 ईयर्स इनके आगे बढ़ा दिए जाते हैं, उसके बाद इनको हटाया ही जाते हैं। मीन्स इनकी इन केस अगर वो पर्सन 67 ईयर्स से ज्यादा, 67 एज ईयर से ज्यादा है तब नहीं उस पर्सन को रखते हैं, उस पर्सन को हटाया ही जाता है। अगर मान लीजिए किसी पर्सन को आज आप हायर कर रहे हैं, 63 ईयर्स ऑफ एज है उसकी, तो जब वो 67 का होगा रिटायर कर दिया जाएगा, उसकी जगह फिर नया पर्सन हायर कर लिया जाएगा। मींस मैक्सिमम एज वैसे इन्होंने 65 ईयर्स बोला हुआ है, लेकिन बाय द वे कोई पर्सन आप ओल्ड एज में किसी पर्सन को हायर कर दो 67 ईयर एज तक उसको ले जा सकते हैं। फिर है रिजाइनेशन ऑफ द प्रेसिडेंट मेंबर्स। जो भी पर्सन हायर किए जाएंगे इनको 3 महीने के अंदर अंदर शिफ्ट मिल जाती हैं कि जब रिजाइन करते हैं 3 महीने के अंदर इनके रिजाइन हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर छोड़ना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, लेकिन 3 महीने पहले इनको नोटिस देना पड़ता है कि हम लोग रिजाइन करने जा रहे हैं। ऐसा कुछ क्लियर नहीं होता कि पहले जब मर्जी मन उठाया भी कल से हम आएंगे नहीं, जैसे हम लोग कंपनी में जाते हैं कल से हम लोग काम पे नहीं आएंगे, भी नई कंपनी ढूंढ ली हमने, ऐसा कभी नहीं चलता। अगर ऐसे कोई ऑफिस में लगेंगे तो 3 महीने पहले कम से कम नोटिस जाता है, तो 3 महीने पहले प्रायर नोटिस देंगे, उसके बाद इनका रिजाइन हो जाता है। रिमूवल सस्पेंशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ मेंबर्स। जो मेंबर्स हमने हायर किए होते हैं अगर इनको रिमूव करना है तो इनको रिमूव करने के पीछे कुछ पॉइंट्स इन्होंने बताएं। सबसे पहले अगर ये पर्सन इंसॉल्वेंट हो जाए, दिवालिया घोषित हो जाए तो इनको रिमूव कर सकते हैं। अगर अनसाउंड माइंड हो जाए, इनका माइंड जो है प्रॉपर काम नहीं करता, तो भी इनको हायर कर सकते हैं। अगर मान लो इनके खिलाफ सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई केस लग जाए तो भी पर्सन हटाए जा सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि जिनके ऊपर केस लग रहा होगा वो एक्चुअली गवर्नमेंट में काम नहीं कर सकते वो पर्सन। या फिर जिस पर्सन को ऐसे हमें लगता है कि मेंटली इनकेपेबल हो जाए, कोई पर्सन जिसको अनसाउंड में बोलते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि बंदे के दिमाग में प्रॉब्लम है, जिसकी बीमारियां स्टार्ट हो गई हैं, तो उस पर्सन को हटा दिया जाता है। रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू बी हेयर डेट। कुछ ऐसे रीजंस भी हो सकते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि उस पर्सन को हटाया जा रहा है, उनको भी एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि अगर वो कुछ रीजंस दिखा सकें कि एक्चुअल में हम हटने के लायक नहीं है, लेकिन हमें जबरदस्ती हटाया जा रहा है, तो रीजंस भी वो दिखा सकते हैं, उनकी वो चीजें सुनी जाती हैं बातें। ये पॉइंट भी उनको मिलते हैं ग्राउंड बेस पे, एक उनको अपने हक में बोलने के लिए अपॉर्चुनिटी जरूर मिलती है। फिर आपके पास आ रहा है फंक्शन ऑफ ए प्रेसिडेंट। जब भी किसी जो एनसीएलटी में प्रेसिडेंट पर्सन को हायर किया जाएगा ट्रिब्यूनल में, उसके फंक्शन क्या क्या होंगे? नए केस पास करना, ट्रिब्यूनल में एक हेड की तरह काम करना, नए रूल्स पास करना, किसी के खिलाफ सम्मन पास करना, कोई भी डॉक्यूमेंट इंस्पेक्ट करना, किसी भी कंपनी का लाइसेंस चेक करना या रद्द करवाना, ये सारे काम जो है फंक्शन उसी के होते हैं प्रेसिडेंट के, क्योंकि हर जगह पे इसकी ऑफिशियल साइंस और स्टैंप्स लगती हैं। अगर कहीं किसी जगह पर भी इसकी स्टैंप लग के जा रही है तो जिम्मेवारी प्रेसिडेंट पर्सन की हो जाती है, क्योंकि इसको ही आगे सारे काम कंप्लीट करना। मान लो कि नीचे कोई पर्सन धोखाधड़ी करके बैठा है, इसने स्टैंप लगा दी, तो जिम्मेवारी इस पर्सन की ही हो जाती है। उसके बाद आता है फंक्शन ऑफ रजिस्ट्रार, जिसको हम गवर्नर पर्सन भी बोल सकते हैं। रजिस्टर के फंक्शंस क्या होंगे? एक तो किसी भी कंपनी के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करवाना, जब भी कोई कंपनी रजिस्टर्ड होने आएगी उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे कंप्लीट करवाना, उसके बाद उनको इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट देना, फिर कमेंसमेंट ऑफ सर्टिफिकेट इश्यू करना, या फिर जो नए रूल पास हुए हैं एनसीएलटी की तरफ से उनका प्रॉपर अपने पास रिकॉर्ड रखना। जब भी कोई पर्सन किसी के साथ कोई धोखाधड़ी हो रही है उसकी पहले सुनवाई खुद करना, अदरवाइज केस जो है ट्रिब्यूनल के पास करना, ये जिम्मेवारी रजिस्ट्रार की ही होती है। बहुत सारे आगे लिखे हैं कि किसी प्रकार के नोटिस या फिर सम्मन आते हैं उनको रिसीव करना, आगे जिनके नाम पे आए हैं उनको आगे फॉरवर्ड करना, ये सारी जिम्मेवारी रजिस्टर पर्सन की ही होगी। उसके बाद आते हैं फंक्शन ऑफ द सेक्रेटरी। अगर जो भी कंपनी में या फिर एनसीएलटी में सेक्रेटरी पर्सन होंगे उनके फंक्शन क्या होंगे? सबसे पहले तो एनसीएलटी जो ट्रिब्यूनल है या फिर गवर्नर है उनके रूल्स को अपने समझना और आगे लोगों को फॉरवर्ड करना, ये जिम्मेवारी उनकी होगी। नए जो रूल्स पास हो रहे हैं जनरल सुपरविजन रखना उसके ऊपर, जो नया रूल पास हो रहा है लोग उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर कोई कंपनी नहीं फॉलो कर रही है तो उनका केस लगाना या फिर उनके ऊपर फाइन लगाना, ये सारे काम सेक्रेटरी के ही होते हैं। उसके बाद है डेलीगेशन ऑफ पावर बाय प्रेसिडेंट्स। अगर जो प्रेसिडेंट्स कंपनी में रखे, सॉरी एनसीएलटी में प्रेसिडेंट पर्सन आया है, वैसे तो प्रेसिडेंट होते हैं राष्ट्रपति, ऐसा राष्ट्रपति इसमें नहीं होता, प्रेसिडेंट पर्सन होंगे जो किसी भी संस्था में प्रेसिडेंट को बनाया गया, मीन्स मुख्य तौर पे। क्या वो अपनी पावर्स किसी को डेलीगेट कर सकता है? वैसे तो ऐसा कुछ होता नहीं है जो उसकी पावर्स हैं वो डेलीगेट कर पाए, लेकिन कुछ पॉइंट्स इन्होंने बताए भी यहाँ। अगर उनको लगता है कि अगर सिंगल मेंबर है किसी भी संस्था में, सिंगल मेंबर मीन सारा काम खुद ही देख रहा है, तो वो अपनी पावर्स किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन सिंगल मेंबर में लेकिन अथॉरिटी पास करवानी पड़ती है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन दे रही है तब काम कर सकते हैं। अगर 2 मेंबर काम कर रहे हैं फिर एक मेंबर के पास अलग ड्यूटीज होती हैं, अदर मेंबर के पास अलग ड्यूटीज होंगी।
अगर कोई मेंबर स्पेशल बेंचेस में काम कर रहे हैं, स्पेशल बेंचेस मींस अलग अलग, आप शायद मे भी सुनते होंगे, सुप्रीम कोर्ट के बारे में तो सबको पता ही होगा, वहाँ पे सीजीआई होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, काफी पर्सन बैठ के एक ही टाइम में सुनवाई करते हैं। स्पेशल बेंचेस होते हैं भी अलग अलग डिपार्टमेंट वाले पर्सन बैठे हैं, तो उनके पास भी अपने पावर ट्रांसफर हो जाती है। सिंगल पर्सन होगा तो वो पावर ट्रांसफर कभी नहीं कर पाता, सारे काम उसको खुद ही करना पड़ता है। फिर ये आगे टॉपिक में आपके पास आ रहा है प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। अगर कोई पर्सन नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में अप्लाई करना चाहता है तो उसका प्रोसीजर क्या होगा। सबसे पहले तो कोई भी अपील या कोई प्रोजेक्ट है, सबसे पहले ट्रिब्यूनल में अगर पास पहुंचानी है आपने, मस्ट बी इन इंग्लिश फॉर्म में होनी चाहिए, और अनदर इंडियन लैंग्वेज। हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जब इंडियन लैंग्वेज, जैसे पंजाब, आप पंजाबी में पंजाब के रहने वाले हैं, तो आपको एक तो पंजाबी लैंग्वेज में प्लस एक इंग्लिश लैंग्वेज में वो अपील आपको ट्रिब्यूनल में पहुंचानी होती है। ऐसा नहीं है कि आप अपनी मनमर्जी से कोई भी लैंग्वेज लिख के अपनी केस लगा के कोर्ट में दे आएंगे और बंदे बाद में उस चीज को समझते रहेंगे भी इन्होंने क्या लिख के दिया है। स्पेशली इंग्लिश लैंग्वेज में तो होना ही चाहिए, साथ में कोई भी एक इंडियन लैंग्वेज जिसके साथ आप जुड़े हुए हैं। कोई हिंदी वाले पर्सन है तो हिंदी में, अगर पंजाबी वाले पर्सन है तो पंजाबी में देना जरूरी है। जब भी आप किसी के प्रकार का केस लगाने जा रहे हैं, उसके ऊपर केस का टाइटल होना जरूरी है, किस बेस पे आपने केस लगाया है, वो ट्रिब्यूनल के पास केस आपका लग सकता है। अपील करने वाले पर्सन जब भी अपील करेंगे तो उसको अपील को डिफरेंट पैराग्राफ में डिवाइड करके देंगे। अगर आपको लगता है बहुत कुछ आप बताना चाहते हो तो पैराग्राफ्स में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। एक सिंगल पैराग्राफ लेख बना के आप सबमिट नहीं कर सकते कि वो बंदा पढ़ता रहता है भी इन्होंने क्या लिखा है। तो आपके पैराग्राफ्स होने चाहिए ताकि वो मेन पॉइंट्स में समझे, उनको पता लगे एक्चुअल में केस में क्या दिया गया है। जब भी आप प्रोसीडिंग करने जाएंगे तो कैलेंडर के अकॉर्डिंग ही देने जाएंगे। आप ऐसे नहीं बोल सकते पब्लिक हॉलीडे में पहुंच जाएंगे या कोई ऐसा टाइम जहाँ पे छुट्टी वाले दिन आप केस लगाने चले गए हैं। कैलेंडर डेज में ही जाके आप केस लगा सकते हैं। हमेशा उसमें किस पर्सन के खिलाफ या फिर किस कंपनी के खिलाफ केस लगाया गया है वो नेम उसमें क्लियर होनी चाहिए। केस लगाने वाले का पर्सन प्लस जिसके अगेंस्ट केस लगाया गया उनके नेम भी उसमें क्लियर होनी चाहिए। वेयर फ्रेश पार्टीज आर ब्रॉट इन, कई बार ऐसा भी कंडीशन होती है भी केस नया लग रहा होता है। कई बार तो होता है पहले से चलता हो केस, आगे से आगे चलता रहता है। कई बार नया केस लग रहा हो तो फ्रेश पार्टीज के नाम, उनके एड्रेस, उनके कॉन्टैक्ट नंबर, उनके जो भी डिटेल आपके पास होती है वो सारी डिटेल उसमें प्रोवाइड करना जरूरी होगा। एवरी प्रोसेसिंग शैल बी इमीडिएटली केस प्रोसीजन, जब भी आप मीन्स केस लगा देंगे तो प्रोसेसिंग उसी टाइम पर ही स्टार्ट हो जाती है कोर्ट में। ऐसा नहीं है कि आज केस लगा के आएंगे 15-20 दिन बाद आपको बोलेंगे कि आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट होगी, उसी टाइम पे आपकी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है। जिस दिन भी आपकी हेयरिंग होती है फिर उस दिन आप सब लोगों को पहुंचना होता है। पार्टिकुलर टू बी सेट आउट ऑफ ड्रेस फॉर सर्विसेज, अगर कई बार ऐसी कंडीशंस भी होती हैं कि आप लोग किसी बंदे के खिलाफ केस लगाने जा रहे हैं, आउट ऑफ सर्विसेज है, कुछ एरिया ऐसे हैं भी आप लोग पंजाब में केस लगा दिया आपने हरियाणा साइड वालों का, तो उनका प्रॉपर एड्रेस, उनका पिन कोड प्लस उनके कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ उस केस में आपके साथ में होने चाहिए। फिर है प्रेजेंटेशन ऑफ पिटिशन ऑफ अपील। प्रेजेंटेशन मीन्स कोई भी पर्सन प्रेजेंटेशन में जा सकता है भी, ऐसा कुछ नहीं है भी आप लोग बोलेंगे हम लोग ऐसे नहीं जाएंगे। सबसे पहले तो रजिस्ट्रार के पास ही पहुंचेंगे। रजिस्ट्रार अगर लगता है कि आपका केस वो खुद हैंडल नहीं कर सकता तो आपका केस आगे प्रोसेस कर दिया जाएगा ट्रिब्यूनल के पास, मीन्स प्रेसिडेंट या फिर कोर्ट में आपका केस आगे पहुंच जाएगा। लोडिंग ऑफ कैविट, जब भी केस आप लगाने जाएंगे उसमें ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि आपके साथ धोखाधड़ी हुई है। कैविट एम्पेटर होता है, वैसे तो एक टॉपिक होता है कैविट एम्पेटर लेट द बायर बिवेयर, कि बायर को सारी इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके साथ कोई इन्फॉर्मेशन छुपाई, आपके साथ कोई धोखाधड़ी हुई है, उसको बोलते हैं लोडिंग ऑफ कैविट, भी आपके साथ धोखाधड़ी हुई है तब जाके आप केस लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज आपको लगता है कि हाँ ये चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए, हमें लगता है कि केस लगा दो, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो रूल ऊपर से ही पास हुए होते हैं, हमें उसी के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। हाँ अगर आपके साथ किसी प्रकार की धोखाधड़ी हुई है तो आप केस उसमें लगा सकते हैं। एंडोर्समेंट एंड वेरिफिकेशन एट फुट ऑफ एवरी पिटीशन, जब भी आप जितनी बार भी कोई पिटीशन लगाने जाएंगे उसमें आपके नेम एंड सिग्नेचर हमेशा अथॉराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से होने चाहिए। मीन्स जो आपका रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी है उसके स्टैम्प उस पर होनी जरूरी है कि आपने जो केस लगाया। आप डायरेक्ट केस नहीं लगा सकते, क्योंकि जब केस लगाने जाएंगे सबसे पहला स्टेप तो यही होता है कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास जाइए गवर्नर। अगर उसको लगता है कि वो खुद सोल्यूशन कर देगा तो वो कर देगा, अदरवाइज वो स्टैम्प लगा के आपका केस आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। उसके बाद ट्रांसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, वो हमने पहले ही क्लियर कर लिया कि जब भी डॉक्यूमेंट आप पहुंचाएंगे इंग्लिश ट्रांसलेशन प्लस एक इंडियन लैंग्वेज जिसमें आप जुड़े हुए हैं वो साथ में होना चाहिए। एडवर्टाइजिंग एंड डिटेलिंग पिटिशन, रिकॉलिंग द रिकॉर्ड्स, हाँ अगर जब आप पिटिशन लगा के आएंगे तो पिटिशन के बाद जब आपका प्रोसेसिंग स्टार्ट होगा तो ट्रिब्यूनल को लगता होगा तो कॉलिंग फॉर डिटेल्स बोल सकते हैं, या फिर जो डॉक्यूमेंट उस केस के साथ जुड़े होंगे उसको मंगाया जाता है। इंटरकोलेटरी एप्लीकेशन, एप्लीकेशन हमेशा
किसी की एप्लीकेशन स्टे रखनी है, किसी को कोई डायरेक्शन देनी है, या किसी के एप्लीकेशन को आगे फॉरवर्ड करना है, ये एक सारा काम ट्रिब्यूनल का ही होता है। उसमें जो प्रेसिडेंट पर्सन होंगे वो उस चीज को आगे लेके जाएंगे। प्रोसीजर फॉर प्रोडक्शन ऑफ डिफेस्ड टर्न डैमेज डॉक्यूमेंट्स। कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग केस लगा के बैठे हुए हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिनको खत्म कर दिया गया है, या कोई डॉक्यूमेंट डैमेज हो चुके हैं। उन केस में ट्रिब्यूनल क्या करेगी, एक्चुअल में उस चीज को केस को खंगाला जाता है, एक्चुअल में रीजंस क्या हुए, किस पर्सन ने डॉक्यूमेंट्स खत्म किए गए हैं। अगर डॉक्यूमेंट्स आपने खुद खत्म किए होते तो केस उस टाइम पे खत्म हो जाता है, अगर किसी अदर पार्टी ने किए होते हैं तो उनके ऊपर आगे फिर केस और आगे चलता रहता है। ये जब भी केस चलता है तो इसकी डिटेल पिटीशन की एडवर्टाइजमेंट्स होती रहती है। ऐसा नहीं है कि हाँ कोई बंदा उसकी इन्फॉर्मेशन लेना चाहे उसको नहीं मिलता। हम लोग आज के दिन देखते हैं कोई केस लग जाए तो मोस्टली मीडिया वालों को सब इन्फॉर्मेशन पहले से ही मिल जाती है कि अंदर कोर्ट में ये केस चल रहा है, अभी जज ने ये बोल दिया वो बोल दिया, वो उनको प्रॉपर डिटेल में एडवर्टाइजमेंट चलती है। कोई भी बंदा चाहे तो उसको ले भी सकता है। नोटिस टू दी ऑपोजिट पार्टीज। जब आप केस लगा देंगे तो कोर्ट जो है ऑपोजिट पार्टीज को नोटिस भेजेगी। नोटिस पार्टी का जो बस समन बनते हैं, समन जो है ऑपोजिट पार्टीज पर पहुंच जाएंगे, और ऑपोजिट पार्टीज को विद इन टाइम, जो उसमें डेट लिखी होती है उस टाइम में कोर्ट के पास पहुंचना होता है। उसके बाद जो प्रोसीजर होता है वो एफिडेविट बेस पे स्टार्ट होती है, कि मीन्स जो भी पर्सन आएंगे ऑपोजिट पार्टी वाले वो भी अपने एफिडेविट लेके आएंगे, केस को आगे सोल्यूशन करते ले जाएंगे। जो भी सोल्यूशन निकल के आएगा पार्टीज, दोनों पार्टीज के सुनने के बाद ही सोल्यूशन निकल के आता है। काफी कोई लिखा है इन्होंने, हेयरिंग ऑफ द पिटिशंस फेयर राइट्स। ये हेयरिंग का मीनिंग तो ये होगा भी दूसरी पार्टीज के भी हक सुने जाएंगे, फर्स्ट पार्टी के भी सुने जाएंगे, बाद में जाके ही जो जुर्माना बनता होगा या फिर जो केस ऐसे ही खत्म करना है वो केस वैसे ही खत्म कर दिया जाएगा। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन अपीयरेंस ऑफ एप्लीकेंट। ऐसे कौन से ग्राउंड होते हैं, कई बार कुछ पर्सन होते हैं कि केस लगा होता है लेकिन खुद नहीं पहुंच पाते हैं। कुछ ऐसे भी पॉइंट्स क्लियर होने की हैं भी, अगर आप लोग नहीं पहुंच पाते तो उसके रीजंस क्या होंगे। अगर कोई पर्सन वहां पर नहीं पहुंच सकता तो कोर्ट की मर्जी है कि वो केस को डिसमिस करना चाहे तो डिसमिस भी कर सकते हैं, अगर डेट को आगे बढ़ाना चाहे तो डेट को आगे भी बढ़ा सकते हैं। डेट तब आगे बढ़ती है कुछ स्पेशल रीजंस हो, मे बी आप बीमार हैं या आपके ऊपर कोई बीमारी चल रही है, हॉस्पिटल में एडमिट है, या फिर आपको किसी स्पेशल केस में बाहर जाना पड़ा है या कुछ भी, तब केस की डेट आगे चलती है। अदरवाइज जो ट्रिब्यूनल पर्सन, जो प्रेसिडेंट पर्सन होंगे, आपके केस को डिसमिस कर सकते हैं, उस केस को खत्म भी कर सकते हैं, अपोजिट पार्टी फ्री भी हो सकती है। हाँ, अगर वाइज अपोजिट पार्टीज नहीं पहुंचती हैं तो उनके खिलाफ केस लगा के उनको समन लगा के स्पेशल बुला लिया जाता है, कोर्ट में उनकी गिरफ्तारी भी हो जाती है। फिर उसके बाद आपके पास है जी पावर ऑफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। पावर जो होती है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से डिसाइड की जाती है। पावर टू डेलीगेट्स, ये अपनी जो पावर्स हैं डेलीगेट कर सकते हैं, जो भी पर्सन सेंट्रल गवर्नमेंट ने अथोराइज मीन लेके आए होंगे या जिनको अपॉइंट किया होगा उन्हीं के पास ही पावर्स आती हैं। अदरवाइज कंपनी लॉ बोर्ड की जो पावर्स हैं प्रेसिडेंट के पास ही रहती हैं। फिर आती है पावर ऑफ ए सिविल कोर्ट। जो भी आपने केस लगाया हुआ है उसके ऊपर सजा सुनाना, केस के डिसमिस करना, ये सारी पावर सिविल कोर्ट की हैं। इसके बाद एक और कोर्ट आती है नेशनल कंपनी एपीलेट ट्रिब्यूनल। वो थी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के थोड़ी सी एपीलेट ट्रिब्यूनल है। अगर किसी पर्सन को लगता है कि हमारा केस सॉल्व नहीं हुआ, जिस ट्रिब्यूनल में हमने केस लगाया था कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में, उसमें हमारा केस सॉल्व नहीं हुआ, उसमें हमारे हक में कोई फैसला नहीं आया, तो नेक्स्ट विद इन 45 डेज में अगर कोई पर्सन सेटिस्फाइड नहीं है तो नेशनल कंपनी एपीलेट ट्रिब्यूनल में वो अपना केस आगे फॉरवर्ड कर सकता है। जैसे बहुत सारे पर्सन होते हैं ना, भी पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस लगाते हैं, वहां से सोल्यूशन नहीं लगता तो हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं, हाई कोर्ट से सोल्यूशन नहीं मिलता तो सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं। सेम इसी तरह कंपनियों में भी चलता है कि अगर आपको लगता है कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल मीन्स प्रेसिडेंट पर्सन जो कंपनीज के हैं उनसे आपका सोल्यूशन नहीं हुआ है, जो कंपनी के गवर्नर पर्सन बैठे हुए हैं जाके जो प्रेसिडेंट पर्सन है वो सोल्यूशन नहीं कर पाए हैं, तो आप सीधा नेशनल कंपनी एपीलेट ट्रिब्यूनल के पास भी जा सकते हैं विद इन 45 डेज। जो आपका केस वहां पे था उसकी कॉपीज लेने के बाद आप उसी केस को आगे फॉरवर्ड करके दूसरी जगह पर भी लगा सकते हैं। हाँ, अगर कोई पर्सन लेट हो जाता है तो वो पर्सन का केस आगे फिर फॉरवर्ड नहीं हो सकता। जो लास्ट कोर्ट ने डिसीजन दिया होता है वो डिसीजन फिर फाइनल डिसीजन ही माना जाता है। उसके बाद बहुत सारे पॉइंट सेम वैसे ही दिए हैं कि इन पर्सन को क्वालिफिकेशन कैसी होंगी, किन पर्सन को रखा जाएगा। वही क्वालिफिकेशन है जो पर्सन किसी का पहले कोर्ट में जज रहे होंगे 5 साल के लिए, अपने स्टेट जज में 10 साल के लिए, अगर कोई पर्सन लॉयर रहा है तब, या फिर सुप्रीम कोर्ट का कोई जज पर्सन रहा है तो वो पर्सन भी इसमें ऐड हो जाता है। डिसक्वालिफिकेशन मीन्स अनसाउंड माइंड होंगे तब भी, अगर इलीगल काम कर रहे होंगे या किसी बंदर के फेवर में काम कर रहे होंगे तो डिसक्वालिफाइड हो जाता है। इसके बाद आपके पास आ रही है डेफिनेशन ऑफ स्पेशल कोर्ट। कोर्ट मीन्स क्या होती है, जहाँ पे जैसे कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये कोर्ट होती है जहाँ पे किसी भी प्रकार के केस की सुनवाई होती है। उसके बाद डेफिनेशन इनके मैंने पूछी है भी, एक कोर्ट के लिए पूछी है और तो कुछ पूछा नहीं है। ठीक है, फिर लास्ट में इस टॉपिक में आपको और कुछ नहीं है, टॉपिक खत्म है। मे बी एक क्वेश्चन पूछा डेफिनेशन ऑफ कोर्ट,
कोर्ट कोई भी हो सकती है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या फिर स्टेट कोर्ट, जहाँ पे किसी भी केस की प्रोसेसिंग चलती है और केस में डिसीजंस निकल के आते हैं। ये टॉपिक आपका खत्म हुआ अदर लीगल एस्पेक्ट्स वाला। अगर कोई पॉइंट लगता है तो पूछना हो तो पूछ सकते हैं। ये बुक भी आपकी हुई कंप्लीट। कल से नई बुक स्टार्ट करते हैं कंपनी, सॉरी कॉस्ट अकाउंटिंग वाली।